हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस हियर एंड यू आर ऑल मोस्ट वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। तो लर्नर्स, जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है, मैं आपको लेसन प्रोवाइड करी थी कॉमर्स के, बिजनेस स्टडीज के, हर सब्जेक्ट के। तो आज का मेरा टॉपिक है आपका गाइड्स ऑफ बैंक्स। इससे पहले मैंने आपको बैंक क्या होता है उसके बारे में बता दिया था। बैंक और उसकी इंस्टीट्यूशन, उसकी वर्किंग मैंने आपको अच्छे से बता दी थी। ये रही वो वीडियो, वो मेरी प्रीवियस वीडियो है, आप उस पर देख लीजिएगा। आज की मेरी वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ टॉपिक काइंड्स ऑफ बैंक्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, केस स्टडीज इससे बहुत निकल के आती है, तो आप ध्यान से समझिएगा। चलिए आज के लेक्चर स्टार्ट करते हो। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, और जिससे कोई भी न्यू नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर पाऊं। तो सबसे बड़ा अगर मैं बैंक कहूं, बिगेस्ट बैंक, जो सारे बैंक की वर्किंग को कंट्रोल करता है, तो बिगेस्ट बैंक होता है आपका RBI, जो हमारा इंडिया का बैंक है, और इसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इंडिया का बैंक है। ये बिगेस्ट बैंक का क्या नाम होता है? इसका नाम होता है आपका सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन सा बैंक होता है आपका? ये वो बैंक होता है जो आपके बाकी सारे बैंक्स की वर्किंग को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। ये आपकी एपेक्स सुपरवाइजरी बॉडी होती है। एपेक्स सुपरवाइजरी बॉडी हर कंट्री का, ईच कंट्री हैव वन सेंट्रल बैंक। हर कंट्री का एक ही सेंट्रल बैंक होता है। जैसे मैंने आपको इंडिया का एग्जांपल दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसी मैं आपको अमेरिका का एग्जांपल देती हूँ। अमेरिका का कौन सा है? फेडरल रिजर्व बैंक। फेडरल रिजर्व बैंक आपका अमेरिका का बैंक है। इसी तरह और भी हर कंट्री के अपने अलग होते हैं बैंक, सेंट्रल बैंक। आप ये मानिए, अगर सेंट्रल बैंक नहीं होगा तो बचे हुए बैंकों का कोई मतलब ही नहीं होता, कोई वजूद ही नहीं होता, कोई लेना देना ही नहीं होता। फिर जैसे ही आपका सेंट्रल बैंक होता है, तो सेंट्रल बैंक का मेन काम क्या होता है? व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ सेंट्रल बैंक? तो जो सेंट्रल बैंक का मेन वर्क होता है वो होता है टू प्रिंट द नोट्स। नोट्स को प्रिंट करना, नोट्स को छापना। जब आप अपने जो आप मनी देखते हो, करेंसी देखते हो, वो कहाँ से आती है? अगर मैं सपोज करूं कि अगर हमें कोई बंदा कहता है कि मैं इतना कमाता हूं, उतना कमाता हूं, उतने नोट्स कमाता हूं, वो कहाँ से आता है? कौन उन्हें इशू करता है? कौन उन्हें छापता है? तो इसका आंसर है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक सारे मनी को इशू करती है। अब इशू करती है ऐसे, तो मैं अपना एक रेक्टेंगुलर सा पेपर काट के मैं उसमें पिंक कलर का 2000 का नोट लिख दूं, बन गया मेरा नोट। मैं क्यों मेहनत करूं इतनी पैसा कमाने के लिए? इसका ये रीजन होता है, कोई भी करेंसी चाहे सेंट्रल बैंक बना भी दे, चाहे सेंट्रल बैंक छाप भी दे, वो तब तक वैलिड नहीं होती जब तक उसे सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक की कोई भी करेंसी तब तक वैलिड नहीं होती जब तक उसे सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल ना दे दे, उसके साइन ना हो और उसके स्टैंप ना हो। तब तक एक आपकी करेंसी क्या कहते हैं, वैलिड नहीं होती, जब तक आपकी सेंट्रल बैंक की करेंसी को सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल ना दे दे, साइन ना दे दे, स्टैंप ना दे दे। वरना पैसे छापने में कोई दिक्कत नहीं होती। कोई भी बंदा एक रेक्टेंगुलर पिंक कलर का पेपर काट के अपने 2000 के 500 के ब्लैक नोट का पेपर काट के छाप सकता है। कोई इतनी मेहनत नहीं करेगा जब तक उसके में एक अप्रूवल ना हो। ठीक है, अब एक बात और आती है कि ये कौन कौन से सेंट्रल बैंक मनी को छापती है। इसकी जो आपका फंक्शन होता है सेंट्रल बैंक का, वो पहला फंक्शन होता है एपेक्स बॉडी। एपेक्स बॉडी मतलब सुपरवाइजरी बॉडी, जो कोऑर्डिनेट करती, कंट्रोल करती है बाकी सारे फंक्शंस को। सेकंड, इसमें जो आपका वर्क होता है वो होता है आपके मनी को प्रिंट करना, या मैं कह दूं आपके नोट्स को प्रिंट करना।
वो आपका मेन वर्क होता है सेंट्रल बैंक का। ठीक है, अब बात आती है कौन कौन से मनी को इशू करती है। तो इसका आंसर है सेंट्रल बैंक सारे मनी को इशू करती है, सारे नोट सेंट्रल बैंक बनाती है, सारे कॉइन्स बनाती है एक्सेप्ट ₹1 कॉइन। 1 रुपए के कॉइन को छोड़ के बाकी सारे सेंट्रल बैंक बनाती है। अब 1 रुपए का जो सिक्का होता है वो कौन बनाता है आपका, वो आपका बनाती है फाइनेंस मिनिस्टर। जो भी आपका करंट फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो आपकी, जैसे इस वक्त अगर मैं बात करूं करंटली 2020 की, तो निर्मला सीतारमन है, उससे पहले अरुण जेटली था। तो करंटली फाइनेंस मिनिस्टर जो आपकी निर्मला सीतारमन है वो अपनी अप्रूवल के बाद ₹1 का स्पेसिफिक कॉइन छापती है, बाकी सारे नोट्स ये छापती है सेंट्रल बैंक। समझ आ गया सेंट्रल बैंक क्या होता है। सेंट्रल बैंक नहीं होगा तो दूसरे और कोई भी बैंक का कोई वजूद नहीं होता। सारी वर्किंग सारी फंक्शनिंग आपकी सेंट्रल बैंक ही करती है। ठीक है, फिर बात आती है सेकंड बैंक। सेकंड बैंक होता है आपका कमर्शियल बैंक। कमर्शियल आपके बहुत सारे बैंक्स होते हैं, इनका काम होता है, जैसे सेंट्रल बैंक तो हर जगह नहीं होता, वो पूरी कंट्री का सेंट्रल बैंक सिर्फ एक ही होता है, लेकिन कमर्शियल बैंक्स की ब्रांचेस आपकी हर जगह होती है, जिससे कॉमन पीपल को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, ठीक है। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, पीएनबी बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ये सारे जो गवर्नमेंट के बैंक्स होते हैं ये अपने अलग होते हैं। ये आपकी हर जगह होती है, हर प्लेस पे होते हैं। आप जहां पे भी रहो, आप दिल्ली में रहो, मुंबई में रहो, कर्नाटक में रहो, कहीं पे भी रहो, हर जगह इसकी एक ही जगह पे कई कई ब्रांचेस होती है। इसका काम क्या होता है, इसका काम वही होता है जो मैंने आपको पहले बताया था, डिपॉजिट लेना कॉमन पीपल से, पब्लिक से, और उन्हें लोन प्रोवाइड करना। बचा हुआ इनकम जो माइनस करके लोन और डिपॉजिट से मनी होती है वो इसका प्रॉफिट होता है। ये मैं आपको अपने बैंक का फंक्शन पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, आप वहीं से देख लेना। इसका और कोई काम नहीं होता, इसका काम बस ये होता है डिपॉजिट करना और लोन लेना। ओके, फिर नेक्स्ट जो बैंक होता है वो होता है आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल बैंक। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ये कौन सा बैंक होता है, ये आपका वो बैंक होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जो आपकी सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में हेल्प करता है। इसका मेन मोटिव सिर्फ ये होता है अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना, और इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल्स की कमी हो, जो लोन्स की कमी हो, या जो भी फंड्स चाहिए वो इंडस्ट्री को दे, क्योंकि इंडस्ट्री आपकी बैकबोन होती है आपकी कंट्री की। जितनी बेटर इंडस्ट्रियल पोजीशन होती है उतनी बेटर फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, फंक्शनिंग ऑफ कंट्री होता है। ठीक है, फिर इसके बाद होता है आपका कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह ही होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स जो आपके मेनली फ्रेम होते हैं वो आपके फंड्स प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। किन किन को, एक तो आपके स्मॉल फार्मर्स को, जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं उनको, या आपके हम कह सकते हैं स्मॉल फार्मर्स के अलावा आपके जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट, इनको फंड्स प्रोवाइड करती है। जो भी इनके पास लैक डाउन होते हैं, जिस चीज की इनके पास कमी होती है उनको फंड प्रोवाइड करते हैं ताकि ये अपना वर्किंग अच्छे से कर सके। फिर जो इसके बाद आपका कोऑपरेटिव बैंक के बाद जो आपका लास्ट बैंक होता है वो होता है आपका एक्सिम बैंक। 5 ही काइंड के बैंक होते हैं। एक्सिम बैंक कौन सा होता है, वो होता है आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कौन सा होता है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट को कंसीडर करने में और इंपोर्ट को कंसीडर करने में हेल्प करता है। कितने अमाउंट का एक्सपोर्ट हुआ, कितने अमाउंट का इंपोर्ट हुआ, कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ाना है, कैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करना है, उनमें जो फंड लगता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो पैसा लगता है उन्हें प्रोवाइड करने का काम सिर्फ एक्सिम बैंक का होता है। ठीक है,
तो आपके 5 काइंड के बैंक होते हैं। आरबीआई जो बिगेस्ट बैंक होता है उसका काम होता है नोट्स को प्रिंट करना। सेकंड होता है आपका कमर्शियल बैंक जो हर जगह मौजूद होते हैं, उनका काम होता है सेंट्रल बैंक की वर्किंग पे अपने फंड्स को कलेक्ट करना, डिपॉजिट करना, लोन देना। थर्ड होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जो सिर्फ इंडस्ट्रीज को, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, चाहे लार्ज स्केल हो, चाहे मीडियम स्केल हो, इंडस्ट्रीज को डेवलप करना। फोर्थ होता है कॉर्पोरेटिव बैंक जो आपके स्मॉल फार्मर से, स्मॉल इंडस्ट्रीज से, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट को हेल्प करती है फंड प्रोवाइड करने की। फिफ्थ होता है एग्जिम बैंक जिसका काम सिर्फ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को कंसीडर करना होता है और उससे रिलेटेड फंक्शनिंग करना होता है। तो चलिए ये 5 काइंड के बैंक्स थे। होपफुली सो आपको ये समझ आए होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो इसमें तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं किसी चीज से भी रिलेटेड। मेरी इन वीडियोस को अपने जैसे ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए जिससे ये मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर हो जाए। ओके लर्नर्स, मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में वेरी वेरी सून। टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।